क्लासिकल। बोलो क्या पढ़ा है? क्लासिकल पढ़ा है, सोलिड पढ़ा है? देखो क्लासिकल स्टार्ट कर देता हूँ कल, ठीक है? और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम है एक्स्ट्रा, तो तुम सॉलिड वैकेंट से पढ़ने लग जाओ। मतलब तुम्हारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर है ना सबके पास में, वहां से कुछ कुछ लेक्चर देखने लग जाओ, ठीक है? तो टाइमली तुम्हें नहीं लगेगा कि हमारा कोर्स पीछे चल रहा है। और तुम एक बार लेक्चर देखना, ठीक है ना? तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम सॉलिड वहां से पढ़ लोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें कंप्लीट, लेकिन फिर भी एक बार लेक्चर देखने लग जाना। अरे वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा कि देखो एक बार। नहीं आ रहा?
डाटा इंटरप्रिटेशन, देखो इसमें क्या है कि चार पांच टाइप है क्वेश्चन पूछने की। जैसे कई बार तो हिस्टोग्राम से पूछ लेता है, कई बार पाई चार्ट तुमने देखा होगा, पाई चार्ट जो होता है सर्कल में बनता है, ठीक है ना, उस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार लाइन ग्राफ, कई बार बार ग्राफ पूछ लेता है, ठीक है ना। मतलब चार या पांच कुछ टाइप है इस चैप्टर में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो अपन क्या है, वन बाई वन एक एक जो है टाइप को लेके चलेंगे, उसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो जो भी टाइप है कि चार या पांच टाइप को देख लेते हैं, एक बार अपन फिर प्रीवियस ईयर पे चलेंगे। तो सबसे पहले जो टाइप है वो टेबल टाइप, मतलब टेबल टाइप में कोई डाटा देगा फिर क्वेश्चन पूछेगा। तो बस लिख लो टेबल। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो, a school has a school has two divisions of class 10 students, namely 10 A and B. The results of half yearly the results of half yearly and and annual examination are shown in the table are shown in the table. Result and number of students, division A, division B. तो ये डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स हैं। जैसे स्टूडेंट्स फेल इन बोथ एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स फेल इन both exam. Second, students failed students failed in in half yearly but passed in annual exam. Third, student passed in half yearly, students passed in half yearly but failed in annual. और फोर्थ टाइप रिजल्ट का है स्टूडेंट्स passed in both exams, passed in both exams. अब इनसे रिलेटेड जो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फर्स्ट से रिलेटेड जो डिवीजन ए है उसमें 9 है, इसमें है 8। सेकंड स्टेटमेंट से रिलेटेड 8 और 10। थर्ड स्टेटमेंट से रिलेटेड 13 और 14 और फोर्थ स्टेटमेंट से रिलेटेड 20 एंड 23। तो ये जो डाटा दिया है इसके अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द above table, which of the following statement is which of the following statement is false? Option A,
total number of students, total number of students in class 10 is 105. Option B, number of students in division B, number of students in division B is 55. Number of students in class 10, number of students in class 10 passed half yearly exam, passed half yearly exam is 70. Option D, number of students in class 10 passed annual exam is 68. क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन इतना बड़ा है। देखो इसमें क्या है कि डाटा दे रखा है क्लास 10 से, उसमें दो डिवीजन है, डिवीजन ए और डिवीजन बी, मतलब दो पार्ट में बांट रहा है क्लास 10, ए सेक्शन और बी सेक्शन में। और उसमें जो रिजल्ट है उनके चार टाइप दे रखे कि स्टूडेंट फेल इन बोथ एग्जाम, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो दोनों ही एग्जाम्स में क्या होते हैं, फेल होते हैं। ठीक है, उनका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो ए सेक्शन में 9 है, बी सेक्शन में 8 है। इस तरह से ऐसे स्टूडेंट जो हाफ ईयरली में तो फेल होते हैं लेकिन एनुअल एग्जाम में पास होते हैं, उनके जो नंबर है वो 8 और 10 है, एक सेक्शन ए और बी में। इस तरह ऐसे स्टूडेंट जो हाफ ईयरली में पास हो रहे हैं लेकिन एनुअल एग्जाम में फेल हो रहे हैं, उनका जो रेस्पेक्टिवली नंबर है वो 13 और 14 है। और जो दोनों ही एग्जाम में क्या होते हैं, पास होते हैं, उनका नंबर है 20 और 23, ए और बी सेक्शन। तो बोल रहा है कि इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तीन स्टेटमेंट जो है ठीक है और एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो कोई बता रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से गलत है, बताओ। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10 इज 105। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 105 है। तो टोटल कैसे निकालोगे, जितने सेक्शन ए में है वो स्टूडेंट और जितने सेक्शन बी में है वो स्टूडेंट, सबका क्या कर दोगे, एडिशन कर दोगे। तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 105 के इक्वल आना चाहिए। ऊपर करके देखो 105 आ रहा है क्या, आ रहा है 105। इसका मतलब इन सबका टोटल 105 आ रहा है, इन इसका और इन दोनों का मिला के जो टोटल आ रहा है वो 105 आ रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट ए जो है वो तो करेक्ट है। उसके बाद सेकंड में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिवीजन बी इज 55। तो ये भी चेक कर सकते हो आसानी से, डिवीजन बी में जो स्टूडेंट्स है उनका टोटल करके देखोगे तो 55 आना चाहिए, आ रहा है 55। ये जो चारों नंबर है ना, ये डिवीजन बी में है स्टूडेंट, इनका टोटल करोगे ना तो कितना आना चाहिए, 55। आ रहा है 55, आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इन क्लास 10 हु पास हाफ ईयरली एग्जाम इज 70। मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाफ ईयरली पास किया है उनका नंबर 70 है क्या, है 70। देखो ये तो फील्ड के बारे में बता रहा है और ये वाला स्टेटमेंट किसके बारे में बता रहा है, पास के बारे में बता रहा है, हाफ ईयरली जिन्होंने पास किया है। एक तो 13 है और कितने हैं, 14 है। इसके अलावा भी है क्या और कोई है, इसके अलावा भी। नीचे वाला स्टेटमेंट देखो क्या है, स्टूडेंट पास, मतलब दोनों में पास हो रहा है तो हाफ ईयरली में दोनों ही थे, तो इन दोनों को भी क्या करना है, काउंट करना है। तो टोटल देखो कितना आएगा, 13 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 23, इनका टोटल करके देखना तो कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक है, इसका मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी क्या है, करेक्ट है। फोर्थ वाले में क्या बोल रहे हैं, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10 हु पास एनुअल एग्जाम इज 68। अब एनुअल के बारे में बोल रहे हैं कि 68 ने पास किया, तो एनुअल के बारे में यहाँ बता रखा है एक तो स्टेटमेंट बी में। तो एक तो कितना है, 8 और 10, और जो स्टेटमेंट डी है उसमें भी पास किया है एनुअल एग्जाम, 20 और 23। इनका एक बार एडिशन करके देखो कितना आ रहा है, 65, 61। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, 68 आना चाहिए। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस
तरह के जो है टेबल देके और स्टेटमेंट के थ्रू पूछेगा कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है। अब नेक्स्ट जो टाइप है उसमें चलते हैं बार ग्राफ। नेक्स्ट देखो बार चार्ट या बार ग्राफ। एग्जाम्पल, the bar graph given here, the bar graph given here gives the sales of books, gives the sales of book in 1000 number from 6 branches of a from 6 branches of a publication company during 2 consecutive years, during 2 consecutive years 2014 and 15। इस तरह से बार ग्राफ दिया है। B1, B2, B3 and B4, 0, 20, 40, 60, this is 80, 100, 120. Number of books in 1000. Number of books in 1000. जो क्रेडिट वाला है ईयर वो तो है 2015 और ये है 2014। ठीक है, ये बार ग्राफ दे रखा है। अब पूछ रहा है कि चूज द रॉन्ग ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट है, उनमें से एक फॉल्स है वो बताना है। स्टेटमेंट में लिखा हूं यहाँ पे। ऑप्शन ए है B4 sold more books, B4 sold more books in 2014 than that of B1, than that of B1 in 2015. Option B, B3 sold more books, B3 sold more books
then B2, then B2 in 2014. Option C for B2, books sold in 2014, books sold in 2014 is more than that, is more than that in 15. Option D, total books sold in 2015, total books sold in 2015 more than that, more than that in 2014. चार स्टेटमेंट है, इनमें से बता रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है या फॉल्स है। ये 6 है ना, ये 6 की जगह 4 कर लेता हूँ। तो लिखा है ना क्वेश्चन पे फ्रॉम 6 ब्रांचेस, 6 की जगह कितना कर लोगे 4, 4 ही दिया ना यहाँ पे क्वेश्चन में, B1 B2 B3 B4, 4 कर लेना, 6 दिया 4। तो एक एक्सिस पे तो तुम्हें ब्रांचेस दे रखी है B1 B2 B3 B4 और नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है बुक्स का, नंबर ऑफ बुक्स जो है वो y एक्सिस पे दी है। और जो शेडेड वाला है रीजन वो तो ईयर 2015 है और जो ब्लैंक वाला है रीजन ये 2014 का है। अब एक एक स्टेटमेंट लेके चलो। स्टेटमेंट एक क्या बोल रहा है, B4 sold more books in 2014 than that of B1 in 2015। मतलब B4 जो है वो 2014 में ज्यादा बुक्स का क्या करता है, सोल्ड करता है। किसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, 2015 के B1 के कंपेरिजन। तो देखो B1 का 2015 नंबर ऑफ जो बुक्स है वो कितनी है, 100 है। इधर से देखो ना, ये B1 है और ये वाला ईयर कौन सा है, 2015 नहीं है, ये वाला ईयर 2015 है। B1 के लिए 2015 में नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 100 है ना। कंपेयर करके देखो ना, 100 है इसके लिए, इसके लिए 100 है। और जो B4 है उसके लिए कितनी बताओ, 2014 में अप्रोक्सीमेटली 90 के अप्रोक्स आ रहा है। 2000 किस में पूछ रहा है, 14 में पूछ रहा है ना। हाँ, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे जो इसकी जो हाइट है ना B4 वाले की 2014 में, ये वाली हाइट जो है वो इस B1 की 2015 की जो हाइट है उससे क्या है, थोड़ी कम है, लेस है। इसका मतलब नंबर ऑफ बुक्स क्या है उसकी कम है। तो इसमें तो क्या बोल रहा है कि B4 ने सोल्ड की मोर बुक्स 2014 में, लेकिन जो बाद है वो कुछ अपोजिट स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट इसने दिया है वो कैसा है, फॉल्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करो, B3 sold more book than B2 in 2014। B3 का कंपैरिजन करो B2 के साथ 2014 में। B3 sold more book than B2 in 2014। देखो ये B3 का ग्राफ है 2014 का, और ये किसका है, सॉरी किससे कंपेयर करना है, B2 से करना है। ये B2 का है, तो दिख रहा है साफ साफ कि जो B3 की जो नंबर ऑफ बुक्स है 2014 में क्या है, B2 से ज्यादा है। इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देख के चलो एक बार। थर्ड स्टेटमेंट, for B2 books sold in 2014 is more than that in 2015। B2 के लिए 2014 में जो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड की है वो मोर देन होनी चाहिए किससे, 2015 से। साफ साफ दिख रहा है 2015 में कम है, 2014 में क्या है, ज्यादा है। कंपेयर करना है B2 में, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टोटल बुक्स सोल्ड इन 2015 इज मोर देन दैट सोल्ड इन 2014। मतलब चारों का एक साथ लेके चलना है कि 2014 में जो बुक्स का प्रोडक्शन है वो क्या है, कम है। किसके कंपेयर में, 2015 के कंपेयर में। तो चेक करके देखो एक बार, देखो यहाँ पे देखो 2015 वाला जो बार ग्राफ है वो उसकी हाइट काफी ज्यादा है,
इसी तरह से यहाँ P3 में देखोगे उसकी हाइट भी ज्यादा है, P4 में देखोगे इसकी हाइट भी क्या है ज्यादा, लेकिन P2 में लेस देन बहुत ही कम जो है 2015 वाली हाइट कम मतलब बहुत कम मार्जिन से छोटी है। तो तीनों में तो क्या है बड़ी है हाइट 2015 वाले ग्राफ की, और एक जो है B2 के अंदर 2015 वाले ग्राफ की हाइट थोड़ी छोटी है। एवरेज ऑन एन एवरेज देखेंगे अपन तो पता लगेगा कि 2015 में जो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड हुई है वो क्या है 2014 के कंपेरिजन में ज्यादा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब जो ऑप्शन 4 है वो भी क्या करेक्ट है। तो हमें तो क्या करना था, रॉन्ग ऑप्शन को चूज करना था। तो पहला ही ऑप्शन जो अपन ने देखा था वो क्या था, रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है ना, इस तरह से बस केवल कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है, केवल देखना है और देख करके फॉल्स या जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको बार चार्ट या बार ग्राफ बोलते हैं, इस तरह से पूछता है कई बार। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ नेक्स्ट देखो लाइन ग्राफ। The given graph, the given graph shows the top marks obtained, top marks obtained in CSIR NET exam of a particular subject, of a particular subject in different years, in different years. Study the graph, study the graph, choose the and choose the correct statement. Choose the correct statement. Option ग्राफ देखो, देखो स्टेटमेंट, टॉप
टॉप स्कोरर इन CSIR नेट, टॉप स्कोरर इन CSIR नेट, examination was in Kerala during all the given years, during all the given year, during all the given years। एक एक स्टेटमेंट लेके चलते हैं, ठीक है। देखो ये जो लाइन ग्राफ दे रखा है उसमें डिफरेंट ईयर्स के अंदर जो है मार्क्स दे रखे हैं CSI नेट एग्जाम के, ठीक है ना, और दो स्टेट के दे रखे हैं, कंपेयर दो स्टेट में कर रखा है। जो डार्क वाली लाइन मैंने बना रखी है कंटिन्यूअस लाइन जो है वो तो कौन से स्टेट को बता रही है, तमिलनाडु को, और जो डॉटेड वाली लाइन है वो कौन से स्टेट को शो कर रही है, केरला, ठीक है। और नीचे एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है, ईयर्स दे रखे हैं, और जो टोटल मार्क्स है वो वाई एक्सिस पे भी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि टॉप स्कोरर इन CSIR नेट एग्जामिनेशन वाज इन केरला ड्यूरिंग ऑल द गिवन ईयर्स, मतलब जितने भी ईयर्स है उनमें जो टॉप स्कोरर निकल रहा है वो कौन से स्टेट से निकल रहा है, केरला से निकल रहा है। ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है। तो एक बार चेक करो ग्राफ में, ये स्टेटमेंट ठीक है क्या, ये स्टेटमेंट ठीक है क्या, नहीं ये स्टेटमेंट ठीक क्यों नहीं है। देखो 9 में तो 2009 में अगर बात करें तो ठीक है टॉप स्कोरर है, उसके बाद 10 में देखोगे तब भी टॉप स्कोरर है, 11 में देखोगे तो इक्वल है, 12 में देखोगे तब भी टॉप स्कोरर केरला से है, लेकिन 13 और 14 में देखेंगे ना तो फिर टॉप स्कोरर कहाँ पे निकल के आ रहा है, ये डार्क वाली लाइन पे आ रहा है ना टॉप स्कोरर। मतलब डार्क वाली लाइन किसको शो कर रही है, तमिलनाडु। मतलब जितने भी ईयर्स हैं सब में केरला से नहीं है टॉपर, 2 ईयर या 2 साल ऐसे भी है, कौन से 2013 और 14, इसमें टॉप स्कोरर कहाँ से निकल के आ रहा है, तमिलनाडु से, ठीक है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 इसने दे रखा है वो इनकरेक्ट है या फॉल्स है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या है, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ये बोल रहा है कि टॉप स्कोरर वाज शेयर्ड बाय बोथ स्टेट्स, टॉप स्कोरर वाज शेयर्ड बाय top score was shared by both states in 2013, यानी 2013 में जो है वो जो टॉप स्कोरर है या टॉप स्कोर जो है वो दोनों स्टेट से कॉमन आया है, कहने का मतलब। तो ये सही है क्या बात, देखो स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसने बात किसकी की है, 2013 की बात की है। तो देखो 2013 में अगर देखेंगे तो अगर टॉप स्कोर जो है वो शेयर किया जाता, मतलब तमिलनाडु से केरला से जो है टॉप स्कोर एक ही होता, मतलब यानी 135 टॉप स्कोर केरला से भी है, 135 टॉप स्कोर कहाँ से, तमिलनाडु से भी है, तब तो जो है जो पॉइंट जो है दोनों को एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड होने चाहिए थे, आ रही है बात। लेकिन यहाँ पे देखो 2013 में दोनों पॉइंट क्या है, कोइंसाइड नहीं कर रहे, अलग अलग है। अगर बात किसकी करता है, 2011 की बात करता है, तो ये वाले स्टेटमेंट में क्या होता, ट्रू हो जाता है, क्योंकि 2011 में जो टॉप स्कोर है वो शेयर कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो भी फॉल्स है, करेक्ट नहीं है। उसके बाद स्टेटमेंट सी जो है वो देखो क्या है, सी में ये बोल रहा है कि इंक्रीज इन टॉप मार्क्स, इंक्रीज इन टॉप मार्क्स, इंक्रीज इन टॉप मार्क्स ऑफ तमिलनाडु, during 2012-13 is greater than the decrease, is greater than the decrease in top marks of Kerala, in top marks of Kerala in 2012-13। ये बताओ क्या स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, कैसे बोल रहा है कि जो
तमिलनाडु के तमिलनाडु जो है स्टेट के टॉप मार्क्स जो है मतलब 2012 से 2013 की तरफ अपन मूव करेंगे तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है तमिलनाडु के टॉप मार्क्स में वो इंक्रीमेंट जो है वो ग्रेटर देन है क्या किसके कंपेयर में इंक्रीमेंट इन द टॉप मार्क्स ऑफ स्टेट केरला इन द पर्टिकुलर ईयर। स्टेटमेंट का मतलब समझ रहे हो क्या मतलब 2012 से और 2013 की तरफ चले 2012 से 2013 की तरफ चले तो जो टॉप मार्क्स में जो इंक्रीमेंट हो रहा है कौन से स्टेट का तमिलनाडु स्टेट का वो ज्यादा होना चाहिए किसके कंपैरिजन में केरला के डिक्रीमेंट की तुलना में कब इंक्रीमेंट ज्यादा होना चाहिए केरला के डिक्रीमेंट की तुलना में। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या कैसे चेक करोगे इसको डिफरेंस से कैसे चेक होगा बताओ नहीं तो ये ऐसे बोल रहा है कि जो डिफरेंस से चेक नहीं कर पाएंगे ये तो बोल रहा है इंक्रीमेंट जो है वो कितना आ रहा है इंक्रीमेंट जो है वो डिक्रीमेंट की तुलना में ज्यादा है या कम है। इससे अच्छा ये है कि आप लोग स्लोप से चेक कर सकते हो भाई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखोगे कैसे ग्राफ में स्लोप से चेक करोगे ना जिस ग्राफ का स्लोप जो है वो जितना ज्यादा होगा उसमें इंक्रीमेंट उतना ही ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में? तो एक बार चेक करके देखो 12 से जो 13 वाला जो ईयर है उसमें ये देखो ये वाला स्लोप देखो इसका स्लोप इसका जो स्लोप है वो ज्यादा आना चाहिए किसके कंपैरिजन में केरला के डिक्रीमेंट के कंपैरिजन में इसका स्लोप अगर ज्यादा आएगा तब तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा करेक्ट अदरवाइज स्टेटमेंट क्या होगा इनकरेक्ट होगा। ठीक है चेक करो बताओ स्लोप से कैसे चेक करो देखो केरला के लिए जो स्लोप है 2012 से 13 का ये किसको शो कर रहा है ये वाला स्लोप ये डिक्रीमेंट को शो कर रहा है ना केरला के डिक्रीमेंट को शो कर रहा है 2012 से 2013 की तरफ जा रहे हैं तो केरला के जो टॉप मार्क्स उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये वाला ग्राफ शो कर रहा है और इसी तरह से जो 2012 से 13 के लिए तमिलनाडु में जा रहे हैं तो ये ग्राफ किसको शो कर रहा है कि टॉप मार्क्स में क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है। तो देखो जो तमिलनाडु वाला जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो जो केरला वाला ग्राफ है उसके स्लोप से क्या है काफी ज्यादा है या ज्यादा है। ठीक है ना इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो डिक्रीमेंट की तुलना में क्या है ज्यादा है ये स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है स्टेटमेंट देखो ध्यान से क्या बोल रहा है इंक्रीज इन द टॉप मार्क्स ऑफ तमिलनाडु ड्यूरिंग 2012-13 इज ग्रेटर देन द डिक्रीमेंट इन टॉप मार्क्स ऑफ केरला। इसने स्टेटमेंट जो दिया है ना डिक्रीमेंट हो रहा है और इंक्रीमेंट हो रहा है वो तो सही है कि 12 से 13 में तमिलनाडु में डिक्रीमेंट हो इंक्रीमेंट हो रहा है करेक्ट बात है 2012 से 13 में जा रहे हैं तो केरला में डिक्रीमेंट हो रहा है ये भी करेक्ट बात है लेकिन ये पूछ रहा है कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना वो ग्रेटर देन है क्या डिक्रीमेंट की तुलना में इंक्रीमेंट जो है वो डिक्रीमेंट की तुलना में ज्यादा है या नहीं है तो वो कैसे चेक करोगे स्लोप से चेक करोगे अगर स्लोप जो है ज्यादा आ रहा है इसका मतलब तो इंक्रीमेंट काफी तेजी से हो रहा है उसमें डिक्रीमेंट की तुलना में और अगर स्लोप जो है वो केरला की तुलना में क्या आता उसका स्लोप कम आता तो अपन फिर क्या बोलते हैं स्टेटमेंट क्या है गलत है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये पूछ रहा है कि जो रेट है ना रेट इंक्रीमेंट की जो रेट है वो डिक्रीमेंट से ज्यादा है या नहीं है ये पूछना चाह रहा है तो रेट कैसे चेक करोगे स्लोप से चेक करोगे अगर स्लोप ज्यादा है उसका तो रेट उसकी ज्यादा है इंक्रीमेंट होने की अगर स्लोप कम आता है उसका तो जो रेट है उसकी वो कम। ठीक है चलो इस ऑप्शन को छोड़ो नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चलो एक बार तमिलनाडु हैड मोर टॉप स्कोरर देन केरला तमिलनाडु हैड मोर टॉप स्कोरर देन केरला तमिलनाडु हैड मोर टॉप स्कोरर देन केरला बताओ ठीक है क्या ये बात तमिलनाडु हैड मोर टॉप स्कोरर देन केरला मतलब ये बोल रहा है कि तमिलनाडु स्टेट जो है वहां से टॉप स्कोरर ज्यादा निकल रहे हैं केरला के कंपेयर में। देख लेते हैं एक बार देखो यहाँ पे देखो
यहाँ पे तो जो टॉप स्कोरर है वो कौन से स्टेट का है? केरला का है। इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो भी केरला का आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो शेयर्ड है दोनों के बीच में। इस पॉइंट पे देखोगे तब भी किसका आ रहा है बताओ? केरला का। इस पॉइंट पे देखोगे तो तमिलनाडु का, और इस पॉइंट पे देखोगे तो तमिलनाडु। ठीक है, तो बताओ तमिलनाडु के कितने आ रहे हैं टॉप स्कोरर? 2 आ रहे हैं। और केरला के टॉप स्कोरर कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि तमिलनाडु हैड मोर टॉप स्कोरर देन केरला। सही है, ये बात सही नहीं है। केरला के ज्यादा है, तमिलनाडु के क्या है कम है। इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। अगर ये वाला स्टेटमेंट आप लोग नहीं भी कर पाते और 3 स्टेटमेंट देख लेते तब भी करेक्ट ऑप्शन लगा सकते थे ना। अरे डी ऑप्शन चेक कर सकते थे आसानी से, ऑप्शन ए और बी भी आसानी से चेक कर सकते हो। ठीक है ना? तो मुझे बताओ, जो उससे पूछा गया था मुझसे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था ना, तो कौन सा है करेक्ट स्टेटमेंट? सी ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी सारे फॉल्स हैं। आ गया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम एक और देखो हिस्टोग्राम। नेक्स्ट टाइम देखो हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम देखो, हिस्टोग्राम। The annual the annual turnover of a of a company in lakhs over the period 2010 to 2014 is given in the histogram. Is given in the histogram. The annual turnover, the annual turnover in 2011 is less than that, less than that in 2014 approximately by 2 lakhs, 20 lakhs, 2 crore, 20 crore। हिस्टोग्राम दिया है। ये ग्राफ दिया है हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से। एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर इन लैक्स।
है कि जो एनुअल टर्नओवर है 2011 में 2014 के कंपैरिजन में कितना लेस है अप्रोक्सीमेटली। देखो 2014 का जो टर्नओवर है वो कितना है, 2014 का जो टर्नओवर दे रखा है इसमें कितना दे रखा है 440 लैक्स 440 लाख। 2014 का जो टर्नओवर है वो लाख में कितना दे रखा है 440, करोड़ में चेंज करोगे तो कितना आएगा इन करोड़। और 2011 का देखो एक बार समथिंग 220 है, 220 लैक्स, करोड़ में चेंज करोगे ना कितना आएगा 4.4 2.2। बस ये पूछ रहा है कितना लेस है 2.2 करोड़ लेस है। एनुअल टर्नओवर ऑफ 2011 इज approximately less than 2 करोड़। माइनस कर दोगे ना इसको कितना आएगा 2 करोड़ आएगा। ऑप्शन सी आएगा सी। इतना सही पूछा था बस, और भी क्वेश्चन बना सकता है इसमें से। फॉर एग्जांपल मैंने तो क्या किया है कि जैसे 2011 और 14 का कंपेयर कर लिया, कई बार ऐसे ही पूछ सकता है 10 का 12 का और 14 का इसका एवरेज, और 11 और 13 इसमें जो एनुअल इनकम है उनका एवरेज निकाल के फिर उनका कंपेयर करवाएगा कि किसका लेसर है किसका ग्रेटर है, या किसका किससे कितना परसेंटेज ज़्यादा है किसका किससे कितना परसेंटेज कम है। ठीक है ना, क्वेश्चन इसी ग्राफ को देखते होंगे किसी भी तरह का क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है ना, कंपेयर करवाएगा। तो ये हिस्टोग्राम का एक लास्ट टाइप और देख लो, पाई चार्ट। पाई चार्ट पाई चार्ट which cannot be concluded from the following figure, which cannot be concluded from the following figure। देखो दो पाई चार्ट दे रखे हैं 2014 ईयर और 2015 के एक्सपेंडिचर्स के। ठीक है, इसमें
स्टेटमेंट ए ये बोल रहा है कि द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट इज लीस्ट। ये 2014 के जो डिफरेंट एक्सपेंडिचर है, मतलब फूड पे इतना है, एजुकेशन पे इतना है, क्लोथ्स पे इतना है, एंटरटेनमेंट पे इतना है, ठीक है, उसके बारे में बता रखा है इस पाई चार्ट में। ऐसे ही सिमिलरली 2015 में बता रखा है ऐसा एक्सपेंडिचर। अभी ये पूछ रहा है कि चार स्टेटमेंट है, इनमें से चार स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट से का कंक्लूड नहीं निकाला जा सकता। तो स्टेटमेंट ए ये बोल रहा है कि द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट इज लीस्ट, मतलब जो एंटरटेनमेंट पे होने वाला जो एक्सपेंडिचर है वो सबसे कम है। तो पाई चार्ट देखिए, देखेंगे कि एक्सपेंडिचर सबसे कम है क्या। यहाँ से देखो जो एंटरटेनमेंट वाला पोर्शन है, इसका जो एरिया है ना वो सबसे कम आ रहा है, देखो पाई चार्ट में। और सिमिलरली इसमें देखोगे 15 में भी, तो भी एंटरटेनमेंट का जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, या जितना एंगल इसने कवर कर रखा है वो लेसर है बिल्कुल बाकी के कंपेयर में। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है एंटरटेनमेंट का, वो क्या है, दोनों ईयर्स में लीस्ट है, सबसे कम है, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट बी जो ये बोल रहा है द टोटल एक्सपेंडिचर इज सेम इन बोथ द ईयर्स। The total expenditure is same in both the years। यानी दोनों ईयर्स में जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम है क्या। होल्ड कर लो एक बार स्टेटमेंट को, थर्ड स्टेटमेंट में बताता हूँ। द फैमिली स्पेंड मोर ऑन क्लोथ्स। द फैमिली स्पेंड मोर ऑन क्लोथ्स। देखो पता लग रहा है दोनों ग्राफ में जो सबसे बड़ा रीजन जो कवर कर रहा है एरिया, वो कौन सा पोर्शन कर रहा है, क्लॉथ्स वाला। क्लॉथ वाला कर रहा है ना सबसे ज्यादा पोर्शन कर। इसका मतलब जो स्टेटमेंट सी बोल रहा है कि द फैमिली स्पेंड मोर ऑन क्लोथ, वो स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, या कंक्लूड निकाल सकते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ईच ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज ऑलमोस्ट 25%। ये बोल रहा है कि ईच ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज ऑलमोस्ट 25%, मतलब अप्रोक्सीमेटली फूड पे जो एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 25% है क्या। तो देख सकते हैं फूड पे जो अप्रोक्सीमेटली जो एरिया कवर कर रहा है ना टोटल का, वो कितना कर रहा है, 1/4 पोर्शन कवर कर रहा है फूड। टोटल का कितना कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली बोला है उसने, ठीक है ना। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना एरिया या कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, 25% हो रहा है फूड पे। यहाँ भी देखोगे तो ये मैंने लाइन थोड़ा इधर कर दिया, बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के एंगल पे है। इसका मतलब फूड पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है दोनों ईयर्स में वो लगभग कितना है, 1/4 या ऐसा हो सकता है 25%। अब जो बात आ रही थी किसकी, स्टेटमेंट बी की, द टोटल एक्सपेंडिचर इज सेम इन बोथ द ईयर्स। इसमें कोई जो है अपन को कोई नंबर नहीं दिया, नंबर दिया है कि इस पे इतना परसेंट है, इस पे इतना खर्चा हो रहा है, कि 100 रुपए इस पे हो रहे हैं, 50 रुपए इस पे हो रहे हैं, 10 रुपए इस पे हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया इसने। अगर दोनों में देता और दोनों में फिर अपन चेक करते टोटल, इसमें भी 500 आ रहा है, इसमें भी टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है 500, तब तो हम बोल सकते थे कि द टोटल एक्सपेंडिचर इज सेम इन बोथ द ईयर्स। लेकिन यहाँ पे इसने हमको केवल इसके बारे में बताया कि फूड है, एजुकेशन है, क्लोथ्स है, इसने दिया नहीं कि इसमें 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, इस पे 50 हो रहे हैं, इस पे 75 हो रहे हैं। आ रही बात समझ में। इसका मतलब स्टेटमेंट बी का अपन कंक्लूड नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, कंक्लूड कब कर सकते थे, जब ये अपन को नंबर भी देता कि फूड पे 100 रुपीज हो रहा है, इस पे 150 हो रहा है, इस चेक करके देखते हैं कि इस पे होने वाला एक्सपेंडिचर इस पे होने वाला एक्सपेंडिचर इक्वल है या नहीं है, तब तो कंक्लूड कर देते स्टेटमेंट को। अब स्टेटमेंट को कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट बी बताया था वो कंक्लूड नहीं कर। चलो ये 4-5 स्लाइड थी, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो अपन इसके प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे।